गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट में मॉड्यूल ए का यूनिट 5 पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर को हमने पहले डिसाइड किया था पार्ट 2 मतलब दो भाग में करने के लिए। क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहे हैं ना, तो थोड़ा समय ले रहा है। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था इसको पार्ट दो भागों में करने के लिए, लेकिन जो थोड़ी सी और रिवीजन अच्छी हो और थोड़ा सा स्पेस मिले, तो हमने थोड़ी सी जो है स्लाइड बढ़ाई है। तो मुझे लगता है ये 3 पार्ट में कंप्लीट होगी। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। और ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बता रखी है, क्या क्या इस टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, जो हमारा स्टार्ट करना था नेक्स्ट, जो जहां से हमने छोड़ा था, हम आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 103 जो हमने लास्ट में छोड़ा था। थोड़ी सी आपको दिखेगी फॉन्ट हमने बड़ी करने की कोशिश करी है। पिछले वीडियोस में जो फॉन्ट थे वो थोड़े छोटे छोटे थे, तो दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने वीडियो को बाद में चेक किया था, तो इसलिए मैंने जो है ना एक एक पेज में जो है दो दो स्लाइड्स बनाई हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर्स तो पिछले पार्ट में ही कर लिया था। अभी हम लोग इसको एक्सपोर्ट फिनांस से शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट फिनांस क्या है? एक्सपोर्ट फिनांस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फ्रेम्ड स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू फिनांस द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को फिनांस करने के लिए क्या है, आरबीआई ने एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाई हुई है, सो एज टू अलाउ फिनांस एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो एक्सपोर्ट फिनांस है, एक्सपोर्ट फिनांस, एक्सपोर्टर्स को जो है ना आरबीआई ने एक रूल बनाया हुआ है, जिसके तहत क्या है, उनको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं टू मेक एक्सपोर्ट। किस लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए, फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, एक्सपोर्ट, compete with their competitor from the other country and also to boost the export from the country। ये किसके लिए मिलता है? पहला compete करने के लिए, ठीक है। दूसरा किसके मिलता है कि अगर एक्सपोर्ट होगा, तो एक्सपोर्ट होगा तो हमारा कंट्री, कंट्री क्या होगा, कंट्री की एक्सपोर्ट बूस्ट होएगी, ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट होएगी, ठीक है। द आरबीआई फर्स्ट इंट्रोड्यूस द स्कीम फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इन 1967। आरबीआई ने सबसे पहले एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का जो स्कीम लेके आए थे, वो 1967 में सबसे पहले आरबीआई की एक्सपोर्ट फिनांस की पॉलिसी आई थी, एक्सपोर्ट फिनांस, ठीक है। दिस स्कीम इज इंटेंडेड टू मेक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फिनांस अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर एट इंटरनेशनली कंपेरेबल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इज अवेलेबल बोथ इन रूपी एज वेल एज इन फॉरेन क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट क्या है, आपको रूपी में भी मिलता है प्लस फॉरेन करेंसी में भी मिलता है। दोनों में आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल सकती है। आपका द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has issued broad guidelines to bank on the subject of export finance and bank are free to charge interest rate up to the ceiling and in accordance with the guidelines prescribed by the आरबीआई from the time to time, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया है, एक ब्रॉड गाइडलाइंस या ब्रॉड डायरेक्टिव्स जो है उसने बैंक को दिया कि ऑन सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट फिनांस, जो एक्सपोर्ट फिनांस वो करेगा, एक्सपोर्ट फिनांस जो बैंक करेंगे हमारे, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अपनी मर्जी के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है ना अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन क्या है, उसकी भी एक सीलिंग है। सीलिंग है, मैक्सिमम कहाँ तक होगी, अप टू मैक्सिमम, जो सीलिंग फिक्स है ना आरबीआई के द्वारा, उस वहां तक होगी। एक्सपोर्टर में रिक्वायर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एज ऑल्सो फंड ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स। एक्सपोर्टर को फंड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एक्सपोर्ट्स बिल, ठीक है ना, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट्स बिल को फंड करने के लिए जरूरत होती है। फाइनेंस अलाउड टू एन एक्सपोर्टर टू फंड द नीड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अप टू द स्टेज ऑफ पैकिंग, पैकिंग एंड शिपमेंट, शिपमेंट तक के लिए, इट्स कॉल्ड प्री शिपमेंट, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, एक्सपोर्टर कोई है, उसको क्या है, सबसे पहले गुड्स परचेज किया, सॉरी गुड्स नहीं, सबसे पहले उसको गुड्स भी बोल सकते हैं आप, इसको यहाँ से लीजिए जो हमारी टर्म में है ना, रॉ मटेरियल लिया, उसे मैन्युफैक्चरिंग किया, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद इसको जो है ना पैकिंग, पैकिंग शिपिंग किया, ठीक है ना। तो यहाँ तक की जो लोन हम इसको देते हैं उसको प्री शिपमेंट लोन बोलते हैं या पीसीएल बोलते हैं, पीसीएम,
प्री शिपमेंट लोन, या इसको पैकिंग क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना। While the other hand, finance against the export bill when shipment is already made is called post shipment credit और post shipment export finance, ठीक है। और इसके बाद का जो प्रोसीजर है, जब माल आपकी लदान हो गई, लदान होके चला गया, यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, इसके बाद जो भी बिल्स आते हैं, बिल्स के रियलाइजेशन और इसकी जो भी होती है रिलेटेड उसकी पॉलिसीज होती है, या रिलेटेड जो भी उसके सेटलमेंट्स होते हैं, तो वो जो होते हैं उसको पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है। या इसको या पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस भी कहते हैं, PSEF, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट, ठीक है ना, फाइनेंस। The Reserve Bank of India has also permitted bank to allow both packing credit as well as post shipment finance to exporter in Indian rupees as well as foreign currency। अब ये जो फिनांस जो है आरबीआई ने परमिट कर रखा है बैंकों को, बोथ किसमें, रुपीज और फॉरेन करेंसी दोनों में होगी, PCL और PSEF, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फिनांस, ठीक है। Let us see the related rupee advance first before going to the foreign exchange export credit to the exporters, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्री शिपमेंट कैन बी फाइनेंस इन 2 स्टेजेस। सबसे पहला है क्या है, प्री शिपमेंट लोन जो होगा, प्री शिपमेंट लोन, सबसे पहला प्री शिपमेंट लोन जो होगा वो होगा पैकिंग क्रेडिट लिमिट और EPC, ठीक है। प्री शिपमेंट लोन, पैकिंग क्रेडिट लिमिट या एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, ठीक है। दूसरा हो गया इसमें एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल या ड्यूटी ड्रॉपबैक। ड्यूटी ड्रॉपबैक क्या है, कस्टम जो आपकी पेमेंट टैक्स जो चार्ज करती है, बाद में गवर्नमेंट उसको रिफंड करती है, तो उसे ही ड्यूटी ड्रॉपबैक कहते हैं। यानी कि पहला हमारा हो गया EPC, या इसको बोल सकते हैं PCL, दूसरा हो गया ड्यूटी ड्रॉबैक DDB, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कैन बी वेरियस टाइप्स एज अंडर, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस क्या है, यहाँ पे फॉरेन बिल, यहाँ पे है फॉरेन बिल परचेज्ड, फॉरेन बिल डिस्काउंट, फॉरेन बिल निगोशिएटेड, इसके लिए होते हैं। एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन, एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट फॉर कंसाइनमेंट बेसिस, एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंसेज, एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। वो ये ड्यूटी ड्रॉबैक जो है ना, यहाँ भी है, प्री और पोस्ट भी है। तो ये क्या है, एडवांस जो है ना, इनके किस किस लिए हो सकते हैं, पोस्ट शिपमेंट एडवांस, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है ना, या PSEF जो बोलते हैं, एक्सपोर्ट फैसिलिटी या एक्सपोर्ट क्रेडिट, जो भी बोलिए, एक्सपोर्ट फाइनेंस सब एक ही है, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे पहले किस लिए होगा, फॉरेन बिल डिस्काउंट, फॉरेन बिल परचेज्ड, फॉरेन बिल नेगोशिएटेड, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, बिल्स के अगेंस्ट में। तीसरा क्या हो गया, कंसाइनमेंट बेसिस, कंसाइनमेंट अगर गया है, कंसाइनमेंट बेसिस। चौथा हो गया अनड्रॉन बैलेंस, ठीक है। पांचवा हो गया ड्यूटी ड्रॉबैक, जिसको DDB हमने कहा था, ठीक है। इसके लिए पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस होते हैं। और इसमें क्या है, आरबीआई कहता है कि आप रुपीज में और या फॉरेन एक्सचेंज में, दोनों में आप प्री एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कर सकते हैं। प्री शिपमेंट फाइनेंस अब आता है थोड़ी सी इसकी गाइडलाइंस के अनुसार, हम ब्रॉडली देखते हैं। एज गिवन अब प्री शिपमेंट फाइनेंस जनरली नोन एज पैकिंग क्रेडिट लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, PCL बोलते हैं, और एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लिमिट या इसको EPC भी बोल सकते हैं, इज इसेंशियली फॉर ए वर्किंग कैपिटल एडवांस अलाउड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस ऑफ प्रोक्योरिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मींट फॉर एक्सपोर्ट। ये किस लिए होता है, प्रोक्योर करना, प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। ये तीन आइटम हो गए, किसके लिए, और एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। इट कुड कवर ऑल द कॉस्ट प्रायर टू द शिपमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट इज पैकिंग, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्ज, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब आप गुड्स को जब तक आप रेडी नहीं कर देते हैं, रेडी ना करके आप इसको, गुड्स को जब तक रेडी ना करके आप इसका शिपमेंट नहीं कर देते हैं, तब तक जितने भी खर्चे हैं, जो भी उसमें खर्चे हैं जैसे, ठीक है ना, इसको जब फिनांस किया जाएगा तो उसे हम प्री शिपमेंट लोन, प्री पैकिंग क्रेडिट लिमिट या एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लिमिट बोलते हैं, ठीक है।
For following packing credit limit advance, it is prerequisite that the borrower must have a firm export order or an export letter of credit, and that the loan so allowed must be liquidated out of the relative export proceed। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बोरोवर को जो है ना पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, माल सप्लाई के लिए यहाँ पे लिखा ना, इट इज प्री रिक्विडेट द बोरोवर मस्ट हैव ए फॉर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर, उसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर या एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट होगा। ठीक है, तो जब ये होगा तभी जाके बैंक उसको फिनांस करेंगे। और ये इसमें जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट है वो लिक्विडेट किससे होता है, जो फॉरेन बिल डिस्काउंट हो जाते हैं ना, या फॉरेन बिल जो परचेज हो जाते हैं, निगोशिएट हो जाते हैं, तो उससे जो भी क्रेडिट आएगी ना उसी से उसका रिलेटिव प्रोसीड से वो अकाउंट जो है लिक्विडेट होता है। हियर इज इन सर्टेन केसेस इन बैंक कैन वेव सबमिशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलसी एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ एडवांस। क्या है, एक चीज में बैंक एग्जाम्पशन दे सकता है। पहला, while making appraisal of an export credit proposal, bank are supposed to follow the guidelines rules issued by the RBI, DGFT, ECGC and each bank internal system for granting advance। ठीक है, while making appraisal of export credit, जब एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक देना चालू करते हैं या उसका अप्रेजल करते हैं तो बैंक को क्या है, उसको गाइडलाइंस फॉलो करना होता है। किसकी, आरबीआई की। जब पीसीएल सैंक्शन करेगा तो आरबीआई की गाइडलाइंस होगी, डीजीएफटी का गाइडलाइंस होगा, ईसीजीसी का गाइडलाइंस होगा। ये क्या है, अब बैंक की अपनी इंटरनल सिस्टम भी होगी, इसको बैंक को फॉलो करना है। ठीक है, नॉर्मली द फॉलोइंग ब्रॉड गाइडलाइंस नीड टू बी असर्टेड, ये इस गाइडलाइंस कुछ दिया हुआ है, इसको बैंक को पहले पालन करना है या फॉलो करना है। इसमें क्या है कि बैंक सबसे पहला क्या होना चाहिए, द बोरोवर इज ए बैंक कस्टमर, बैंक का कस्टमर होना चाहिए। दिस शुड हैव आईसी नंबर होना चाहिए। सबसे पहला जो था क्या होना चाहिए, बैंक का कस्टमर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसके पास आईसी होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। कौन इशू करता है, डीजीएफटी। ठीक है, द नेम शुड अपीयर अंडर द कॉशन लिस्ट ऑफ आरबीआई, कॉशन लिस्ट में नहीं होना है आरबीआई के, कॉशन लिस्ट में नहीं होना है आरबीआई के। ठीक है, शुड दे शुड नॉट अंडर द स्पेसिफिक अप्रूवल सीजीसी, किसी स्पेसिफिक अप्रूवल के अंदर नहीं होना चाहिए। दे हैव कैपेसिटी टू execute the order within the stipulated time and has a genuine and valid export order of letter of credit for the export goods। ठीक है, उसके पास इतनी सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी कि ऑर्डर उसको मिल गया ना तो ऑर्डर को टाइम पे फुलफिल कर दे। ठीक है, ऑल नो योर कस्टमर गाइडलाइंस विद कंप्लाइड विद, और जितने भी नो योर कस्टमर गाइडलाइंस है उसको बैंक को कंप्लाई करना है। द एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट शुड बी कमेंसरेट विद द एक्सपेक्टेड टर्नओवर एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ इनपुट। एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट जो है ना एक्सपेक्टेड टर्नओवर के बेसिस पर निकाली जाएगी। द टोटल पीरियड सैंक्शन शुड बी एज पर दी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, टोटल पीरियड जो होगा, टाइम जो होगा इसका क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के हिसाब से होगा। और द प्रोसेस ऑफ साइकिल ऑफ गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, नॉर्मली क्वांटम ऑफ फाइनेंस विल बी फिक्स्ड ऑन एफओबी वैल्यू, एफओबी फ्रेट ऑन बोर्ड। ठीक है ना, जब जहाज पे ले जाके खड़ा कर दिया तब। वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द एलसी ऑफ ए डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ ए गुड्स विच एवर इज लेस आफ्टर डिडक्टिंग द प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन डिडक्शन के बाद जो वैल्यू बचती है एफओवी पे तो उस उतने की फिनांस की जाती है बैंक के द्वारा। एडवांस फॉर द फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेज आर नॉट टू बी डिस्बर्स एट इनिशियल स्टेज इटसेल्फ इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एलसी इज ऑन सीआईएफ बेसिस, अगर सीआईएफ बेसिस पे है एलसी, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट बेसिस पे है, the FOB will be arrived by deducting 13% to 14%, the contract or LC 13% 40% representing freight and insurance, ये तो बता ही दिया मैंने, from the CIF value, CIF value से 14% तक लगभग कम कर देंगे। if the dispatch through the sea and around 25% if the dispatch by the air, 13 से अगर इसमें ये इंक्लूड है ना, अगर इंक्लूड है, ठीक है, कहता है कि अगर कोई एलसी जो है ना सीआईएफ बेसिस पे है, एलसी सीआईएफ बेसिस पे, उसमें कॉस्ट भी है, इंश्योरेंस भी है, फ्रेट भी है, तो हम 13 से 14% घटा देंगे अगर ये सी से गया, सी। ठीक है ना, अगर ये 25% घटा देंगे अगर हम बाई एयर जाता है उसका माल,
आफ्टर अराइविंग द एफओबी वैल्यू द यूजुअल मार्जिन, इसके बाद क्या करेंगे, हम मार्जिन को माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट मार्जिन 25 स्टिपुलेटेड इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन टू बी डिडक्टेड। उसके बाद घटाने के बाद तब हम पैकिंग क्रेडिट लाइन सैंक्शन करेंगे। नॉर्मली द टोटल पीरियड ऑफ पीसीएल शुड नॉट एक्सीड 180 दिन। जो पीसीएल होगा वो क्या होगा, 180 दिन से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। पीसीएल 180 दिन से ज्यादा का, पीसीएल जो होगा 180 डेज से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। बैंक कैन ग्रांट एक्सटेंशन बियॉन्ड 180 दिन तो 360 डेज, ये कहाँ तक जा सकता है, 360 डेज तक जा सकता है अगर बैंक चाहे तो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट एंड नीड ऑफ कस्टमर, बेसिस ऑफ असेसमेंट एंड नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर की जरूरत के अनुसार एनी एक्सटेंशन बियॉन्ड 360 डेज would cease to qualify the concessional rate of interest to the exporter ab initio। अगर इससे ज्यादा भगते हैं, 360 से ज्यादा अगर वो एक्सटेंशन मांगता है तो इसको जितने भी रिबेट या कंसेशन मिल रहे हैं मिलेंगे वो सारे फॉरफिट हो जाएंगे, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिंक टू द बेंचमार्क मार्जिनल कॉस्ट ऑफ MCLR, फंड ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR with effect from 1 अप्रैल 2016 for a commercial advances including export. Bank may adopt a flexible attitude with regard to debt equity ratio, margin and security norms, but there could not be compromise in respect of the viability of the proposal and integrity of the borrower। क्या है, कहता है कि बैंक जो है ना फ्लेक्सिबल एटीट्यूड ले सकता है, किस लिए, उसके बैंक कस्टमर के डेट जो फर्म है उसके डेट इक्विटी रेशियो, मार्जिन और सिक्योरिटी नॉर्म्स को लेके, बट क्या है कि प्रपोजल क्या होनी चाहिए, एकदम ठोक बजा के 24 कैरेट सोने की होनी चाहिए, गोल्ड होनी चाहिए। एक्सपोर्टर क्रेडिट्स रिक्वायर्ड, exporters credit requirement at pre and post shipment stages are to be considered in total, ठीक है। प्री और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो एक साथ है ना उसको एक ही साथ ट्रीट करना चाहिए और एक ही साथ उसको बैंक को करना चाहिए। अब आता है पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट क्या है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, नो पीसीएल हैज बीन अवेल्ड बाय हिम अगेंस्ट द सेम ऑर्डर और एलसी में from any other bank from for this region only the bank which has granted the pre-shipment facility should not fact of its credit facility। कहता है नो पीसीएल लोन have been availed by him against the same order, अगर सेम ऑर्डर है उस अगर सेम ऑर्डर कोई ऑर्डर है, ठीक है ना, तो इसके अगेंस्ट में क्या होना चाहिए, प्री शिपमेंट लोन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या अवेल किया हुआ नहीं होना चाहिए पार्टी के द्वारा, ठीक है। फॉर दिस रीजन ओनली द बैंक विच ग्रांटेड द प्री शिपमेंट फैसिलिटी शुड नोट द फैक्ट ऑफ इट्स क्रेडिट फैसिलिटी on the reverse side of the original LC or original contract so that it is a warning to any other bank which handle the export document। अगर कोई मान लीजिए एक्सपोर्टर्स को आपने जो है ना पीसीएल दे दिया और उसे किसी एलसी या, ठीक है, या ऑर्डर के अगेंस्ट में जो भी है बिल्स के अगेंस्ट में उसने क्या है पहले से पीसीएल ले लिया, ठीक है, तो इसके क्या करना है कि इसके पीछे वो मार्किंग कर देनी है ताकि अगर ये एक्सपोर्टर फिर किसी दूसरे बैंक में इसी ऑर्डर के ऊपर इसी ऑर्डर के ऊपर अगर कोई पोस्ट शिपमेंट लोन देने जाता है तो वो उसको ना मिल पाए। बैंक शुड कॉल फॉर द क्रेडिट रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द फॉरेन बायर का जो है ना क्रेडिट रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट बैंक को लेना चाहिए। द एक्सपोर्टर should submit a stock statement for the goods on which PCL has been allowed। एक्सपोर्टर को क्या करना है, स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना है, ठीक है, जिसके बेसिस पर उसको पीसीएल मिला है। द एक्सपोर्टर्स आर कवर्ड अंडर द लेटर्स ऑफ क्रेडिट बैंक वुड नीड टू सेटिस्फाइड अबाउट द स्टैंडिंग ऑफ द क्रेडिट ओपनिंग बैंक, ठीक है। बैंक में ऑल्सो लुक इनटू द रेगुलेशंस एंड पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बायर्स कंट्री। बायर कंट्री का जो है ना सारा स्टेटस उसको चेक करना है कि बायर कंट्री के रेगुलेशंस क्या हैं, पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, फंक्शंस क्या, तो ये सब देख के ही तब पोस्ट शिपमेंट फिनांस देना चाहिए। आफ्टर प्रॉपर सैंक्शन ऑफ क्रेडिट लिमिट एंड द disbursing branch should inform ECGC and the detail of limit sanctioned in the prescribed format within 30 days from the date of sanction। जब सैंक्शन हो जाए तो ब्रांच को क्या करना चाहिए या बैंक को क्या करना चाहिए, डिसबर्सिंग ब्रांच शुड इन्फॉर्म ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करना है द डिटेल्स ऑफ लिमिट सैंक्शनड
सैंक्शन किए हुए लिमिट की डिटेल के साथ एंड प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विद इन द 30 डे, सैंक्शन के 30 दिन के अंदर उसको ईसीजीसी को इन्फॉर्म करना है। Wherever the advance are covered under the whole term pre-shipment policy, whole term pre-shipment policy and the whole term post-shipment policy of the ECGC, ठीक है ना, अगर इसमें कवर है तो एडवांस शुड बी लिक्विडेटेड ऑन सबमिशन ऑफ रिलेटिव एक्सपोर्ट बिल्स, इससे रिलेटिव जो भी है एक्सपोर्ट बिल अगर आता है तो एडवांस का एडजस्टमेंट उसी से होना है, उसके बिल के प्रोसीड से होना है, बाय वे ऑफ अलाउइंग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अगेंस्ट दोज बिल्स, ठीक है। इवन द केस पोस्ट शिपमेंट लिमिट आर नॉट सैंक्शनड, PCL should be liquidated by allowing post shipment advance to the extent of PCL, ठीक है, by earmarking PCL limit. Once goods have been shipped, अगर goods एक बार चला गया, we cannot continue a pre-shipment advance against these goods. एक बार goods जिसके लिए आपने pre-shipment लोन दिया था, वो goods अगर यहाँ से सप्लाई हो गई तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। Some bank follow the practice of allowing post-shipment document to be sent on collection basis without adjusting the packing credit advance, ठीक है। This is the risky as bank would lose the cover both on hold time packing credit, whole term pre-shipment policy and whole turnover post-shipment policy, ठीक है, subjecting itself to high amount of the credit risk, ठीक है। In case after allowing PCL export do not take place, the advance is treated as local advance and interest of domestic penal rate would be charged. In case after allowing PCL export do not take place, अगर PCL इसको दिया गया उसके बावजूद डिवीजन एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट नहीं किया तो इसके ऊपर डोमेस्टिक रेट से पेनल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। विद द रिसेंट लिबरलाइजेशन एंड डिरेगुलेशन ऑफ द वेरियस गाइडलाइंस, बैंक्स हैव बीन अलाउड operational flexibility for liquidation packing credit advance. Existing packing credit may be liquidated with any other export proceeds against which no packing credit has been availed by the exporter. बैंक क्या है, एग्जिस्टिंग पैकिंग क्रेडिट लिमिट जो है ना लिक्विडेट कर सकता है किसी दूसरे पैकिंग क्रेडिट से, जिस एक्सपोर्ट प्रोसीड्स से जिस पर कोई PCL ना लिया गया हो, ठीक है। बैंक शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द एक्सपोर्टर हैज नॉट अवेल्ड एनी पैकिंग क्रेडिट विथ एनी अदर बैंक अगेंस्ट दिस एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि हमने A के ऊपर PCL दिया था, अगर वो B का प्रोसीड्स लेके आता है, इसके ऊपर अगर कोई PCL नहीं है, नो PCL है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब कहता है कुछ स्पेशल केसेस फॉर अलाउइंग पैकिंग क्रेडिट एडवांस। पैकिंग क्रेडिट कैन बी अलाउड, पैकिंग क्रेडिट कैन बी अलाउड, पैकिंग क्रेडिट एडवांस, ठीक है। पैकिंग क्रेडिट कैन बी अलाउड टू सब सप्लायर्स also at the first stage under the rupee credit scheme, ठीक है। पैकिंग क्रेडिट कैन बी अलाउड टू सब सप्लायर्स, सब सप्लायर्स को फर्स्ट स्टेज पर रूपी क्रेडिट में दिया जा सकता है। पैकिंग क्रेडिट कैन बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनलैंड LC, पैकिंग क्रेडिट ग्रांट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ किसके, इनलैंड LC, ओपन बाय द बैंक ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर होल्डर, ठीक है। बैंक हैव बीन ऑथराइज टू ग्रांट प्री शिपमेंट एडवांस, बैंक को जो है ना ऑथराइज किया गया है प्री शिपमेंट एडवांस करने के लिए फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एनी कमोडिटी विदाउट इंसिस्टिंग ऑन प्रायर लॉजमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। मैंने बिना किसी प्रायर लॉजमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के बैंक को ऑथराइज किया गया है कि प्री शिपमेंट लोन वो ग्रांट कर सकता है। फॉर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर अंडर रनिंग अकाउंट फैसिलिटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। The facility may be extended provided need of running account facility has been established by exporter to the satisfaction of the bank. The facility may be extended, facility दे सकता है बैंक provided the need of running account facility, running account facility has been established by the exporter is satisfaction of the bank, ठीक है। Bank may be extend the running account facility only to those exporter whose track record is good, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड जिसका अच्छा होगा उसको रनिंग अकाउंट फैसिलिटी जो है बैंक एक्सटेंड कर सकता है। In all cases where pre-shipment credit running account facility has been extended or pre-shipment
क्रेडिट अकाउंट फैसिलिटी जो दिया जा चुका है, लेटर ऑफ क्रेडिट फर्म ऑर्डर शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इन द केस ऑफ कमोडिटी कवर्ड अंडर द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, बैंक शुड इंसिस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर में जो है ना, अगर कोई कवर है तो बैंक क्या करेगा, उससे पार्टी से कहेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट या फॉर्म ऑर्डर लेके आओ विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन, ठीक है। अब कहता है इन केस ऑफ पीसीएल अलाउड फॉर द परचेज ऑफ सीड्स, सीड्स मतलब बीज, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ डी ऑयल्ड केक, द प्रोसीड्स फ्रॉम द लोकल सेल ऑफ ऑयल कैन बी यूज्ड टू लिक्विडेट, ठीक है ना। द प्रोसीड्स क्या है, लोकल सेल जो हुआ ऑयल का, उससे हम पीसीएल को लिक्विडेट कर सकते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एडवांस, 30 डेज फ्रॉम द एडवांस, ठीक है। इन केस ऑफ पीसीएल अलाउड फॉर परचेज ऑफ सीड्स, अगर सीड खरीदा ना, कोई चीज भी डी ऑयल केक खरीदा, तो इसके प्रोसीड से लोकली हम एडजस्ट कर सकते हैं। इफ द कमोडिटी टू बी एक्सपोर्टेड फॉल अंडर द रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, लाइसेंस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिक्वायर्ड, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लाइसेंस की जरूरत होगी। इफ द कमोडिटी फॉल अंडर द नेगेटिव कैटेगरी, इट कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन ले लीजिए, अगर नेगेटिव है तो फिर भैया कोई उपाय नहीं है, फिर तो आपको भेज ही नहीं सकते, आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। अब आता है पोस्ट शिपमेंट फिनांस। पोस्ट शिपमेंट फिनांस इज इसेंशियली एन एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। पोस्ट शिपमेंट फिनांस इन्वॉल्व्स हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। पोस्ट शिपमेंट फिनांस क्या होती है, पीएस क्या था, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है ना, पीएस ईसी एक्सपोर्ट फैसिलिटी, जो भी है आप लिख सकते हैं, पोस्ट जैसे भी समझ में आए। तो मोस्टली क्या है, हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। It post shipment finance involve handling of export documents, sending the documents to the foreign bank and collecting the funds thereof. Involves handling of export, sending it to the foreign bank buyer and collecting proceeds thereof, ठीक है। The responsibility of an AD is increased in the post shipment part. जब ऑथराइज्ड डीलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोस्ट शिपमेंट के पार्ट में बढ़ जाती है, सिंस द रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स of the export bill is monitored by the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो पोस्ट शिपमेंट में क्या है ना, जो एडी कैटेगरी बैंक है या एडी कैटेगरी ऑथराइज्ड डीलर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो रियलाइजेशन है ना एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का, उस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग चालू हो जाती है। सम ऑफ द मेजर एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन एंड अदर एस्पेक्ट कंसर्निंग एक्सपोर्ट फिनांस एट द पोस्ट शिपमेंट फिनांस स्टेज आर लिस्टेड बिलो। कुछ दिया है, देखिए। द एक्सपोर्टर शुड होल्ड ए वैलिड आईएससी कोड, ये तो पहले से है, एंड ईच शिपमेंट शुड बी अकम्पनी द प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन ईडीएफ। ईडीएफ मतलब एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्मेट, और सॉफ्टेक्स मतलब हो गया सॉफ्टवेयर डिक्लेरेशन फॉर्मेट, फॉर्म इन विच द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड ड्यूली सर्टिफाइड बाय द कस्टम अथॉरिटी, ठीक है। सभी एक्सपोर्टर के पास क्या होना चाहिए, आईएससी कोड होना चाहिए, यह तो मैंडेटरी है ना, सभी एक्सपोर्टर के पास आईएससी कोड होगा, ठीक है। एंड जितने भी उसके ईच शिपमेंट, कोई भी शिपमेंट अगर जाता है तो क्या इसमें मेंशन होगा, ईडीएफ फॉर्मेट पे या सॉफ्ट टेक्स्ट पे, ठीक है ना। इसमें क्या मेंशन होगा, उसका वैल्यू होगा, और ये सर्टिफाइड होगा किससे, बाय कस्टम अथॉरिटी, ठीक है। द शिपमेंट डॉक्यूमेंट, द शिपिंग डॉक्यूमेंट, the shipping document along with the relative EDF and soft text form must be submitted to the AD within the 21 days from the date of shipment। और जो शिपमेंट का डॉक्यूमेंट है ना, 21 डेज के अंदर एडी बैंक को, एक्सपोर्टर को सबमिट करना है, 21 डेज, ठीक है। इफ एनी जेन्युइन डिले बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपोर्टर, अगर कोई एक्सपोर्टर के कंट्रोल से बाहर हो गया, उसके कारण डिले हो रही है, एडी हैज been delegated the power to condone the delay and accept the shipping document even after 21 days। अगर उसके कारण किसी परिस्थिति कारण डिले हो गया तो 21 डेज के बाद भी एडी बैंक उसको एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सपोर्टर शुड गिव द रीजन इन राइटिंग विथ सपोर्टिंग एविडेंस टू कन्विंस द बैंक इन इट्स रिगार्ड, ठीक है। ऑब्वियसली भाई लेट करेगा तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। In case of rupee finance, the bill is to be purchased, discounted, negotiated at appropriate bill buying rate of the bank। अब अगर रूपी फिनांस है
तो बिल इज टू बी परचेज, जो बिल होगा वो परचेज होगा, डिस्काउंट होगा किस पे, बिल बाइंग रेट पे, कीपिंग इन व्यू ऑफ द टेनर एंड नोशनल ड्यू डेट ऑफ द बिल। द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी विद इन द ब्रॉड गाइडलाइंस फिक्स बाय द आरबीआई। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ही होंगे। द पेमेंट शुड रिसीव्ड इन अप्रूव्ड मैनर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई। ये क्या है, टाइम जो आरबीआई ने फिक्स कर दिया है टाइम पीरियड, उसके बीच में ही उसका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है ना वो रियलाइज हो जाना चाहिए या पेमेंट रिसीव होना चाहिए। अब कहता है लेट अस गो थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट शिपमेंट फिनांस। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट फिनांस, गो थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट शिपमेंट फिनांस। सबसे पहला इसमें एक्सपोर्ट बिल परचेज और डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहला एक्सपोर्ट बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंट। द एक्सपोर्ट बिल रिप्रेजेंटिंग जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन, the export bill representing genuine trade transaction is strictly drawn in terms of the sale contract or live form contract order may be discounted, डिस्काउंट किया जा सकता है और परचेज बाय द बैंक अगेंस्ट प्रॉपर सैंक्शन लिमिट। जो प्रॉपर सैंक्शन लिमिट है ना उसके अगेंस्ट में जो है ना जो एक्सपोर्ट बिल होगा और या सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लाइव फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑर्डर में भी डिस्काउंटेड और परचेज बाय दी बैंक। बैंक क्या कर सकता है, डिस्काउंट या परचेज कर सकता है किसमें, अगेंस्ट प्रॉपर सैंक्शन लिमिट। द बिल्स ड्रॉन ऑन द साइड बेसिस, तो बिल्स क्या है, साइड बेसिस पर अगर ड्रॉन है दैट इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, DAP बोलते हैं, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है, आर परचेज्ड एंड दो ड्रॉन ऑन यूसांस, अगर कोई यूसांस पे है बिल, ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होगा DAC। ठीक है, बेसिस आर डिस्काउंटेड बाय द बैंक्स। तो बैंक क्या करेगा, उसके बेसिस पर अगर साइट है तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट के बेसिस पर उसको डिस्काउंट करेगा, अगर यूसांस है तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के बेसिस पर डिस्काउंट करेगा। ठीक है, सिंस द एक्सपोर्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, रिस्क फॉर नॉन पेमेंट इज हायर इन सच डॉक्यूमेंट, द risk is more pronounced in case of document under acceptance। ठीक है, सिंस द एक्सपोर्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द एलसी डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट क्या है एलसी डॉक्यूमेंट के अंदर कवर नहीं है, तो रिस्क फॉर नॉन पेमेंट इज हायर साइड में है इन सच डॉक्यूमेंट, द रिस्क इज मोर प्रोनाउंस्ड इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर एक्सेप्टेंस। डॉक्यूमेंट अंडर एक्सेप्टेंस जो होते हैं ना यूसांस वाले थोड़े से रिस्की होते हैं, साइट वाले तो ठीक है, तुरंत आया तुरंत पेमेंट किए काम खत्म हो गया, ये डिस्काउंट किए। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट द बैंक एंड ऑल्सो द एक्सपोर्टर, बैंक में ऑप्ट द कवरेज ऑफ क्रेडिट रिस्क थ्रू द गारंटी पॉलिसी फॉर पोस्ट शिपमेंट एडवांस ऑफर्ड बाय ECGC। कहता है कि रिस्क को कम करने के लिए बैंक या एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए, ECGC के पॉलिसी के अनुसार रिस्क कवर करवाना चाहिए। द बैंक विल नॉर्मली बी कवरिंग द एडवांस अंडर द होल टर्म पोस्ट शिपमेंट गारंटी स्कीम। बैंक क्या करते हैं, मोस्टली होल टर्म पोस्ट शिपमेंट गारंटी स्कीम के अंदर ही कवर करवाते हैं। इन एडिशन टू द गारंटी, एक्सपोर्टर शुड बी एडवाइज टू गो थ्रू द सेपरेट बायर्स वाइज पॉलिसी। ठीक है, इन केस एक्सपोर्ट आर मेड टू द रेस्ट्रिक्टेड कंट्री, अगर एक्सपोर्ट क्या है रेस्ट्रिक्टेड कंट्री को जा रहा है, रेस्ट्रिक्टेड कंट्री को जा रहा है, तो एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए, इसको बायर वाइज पॉलिसी जो है ना, बायर वाइज पॉलिसी को ऑप्ट करना चाहिए, किसके लिए, रिस्ट्रिक्टेड कंट्री के लिए। ठीक है, a separate restricted cover from the SCGC has been obtained। ठीक है, by having this additional policy wider coverage will be available to the exporter, एक्सपोर्टर को वाइडर कवरेज मिल जाता है। इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, ठीक है, बैंक शुड मेक विगरस फॉलो अप फॉर द ड्यू डेट्स एंड पेमेंट ऑफ बिल परचेज डिस्काउंटेड बाय देम। अगर कोई डिफॉल्ट हो गया तो बैंक को क्या है, ऑब्वियसली फॉलो अप करना ही करना है। दूसरा हो गया एक्सपोर्ट बिल निगोशिएट, एक तो हो गया एक्सपोर्ट बिल निगोशिएटेड, दूसरा हो गया negotiation of document take place when export document drawn under LC are presented to the bank and financed by the bank। ठीक है, LC जब बैंक के पास आ गया तो ही तो डिस्काउंट होगी ना। These documents should be scrutinized carefully with the term of condition of the LC before negotiation, since the LC issuing bank undertake to honor its commitment
to pay, accept, reimburse only if the beneficiary submitted stipulated document conforming to the terms of LC। ठीक है, क्या कहता है कि जैसे एक्सपोर्टर ने क्या किया, कोई एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट लाके बैंक के पास दे दिया, ठीक है, तो बैंक को क्या करना चाहिए, उसको ड्यूली स्क्रूटनी करनी चाहिए, स्क्रूटनी, ठीक है, विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द एलसी। टीएनसी क्या है, एलसी का, ठीक है, बिफोर नेगोशिएशन। सिंस द एलसी इशूइंग बैंक अंडरटेक टू ऑनर इट्स कमिटमेंट टू पे, एलसी का जो इशूइंग बैंक है वो क्या कहता है, पे कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे या रिम्बर्स कर देंगे, ओनली इफ द बेनिफिशियरी सबमिट द स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग टू द टर्म एंड कंडीशन। तो बैंक को मतलब टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही उसको डिस्काउंट करना चाहिए या निगोशिएट करना चाहिए, सॉरी, एक्सपोर्ट बिल को निगोशिएट करना चाहिए। फर्दर एज द ऑपरेशन ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट इज गवर्न्ड बाय यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 2007 रिवीजन, द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स 600 जो है, compliance in terms of LC and other article of UCPDC is must to ensure our claim for payment and not give any chance to issuing bank to refuse the reimbursement। ठीक है, वही कहता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये क्या है, गवर्न होना चाहिए यूसीपीडीसी 600 जो रूल्स है हमारा, जो 2007 में आया था, और इसमें एकदम श्योर होना चाहिए कि स्विंग बैंक किसी भी हालत में रिम्बर्समेंट को रिफ्यूज ना करे। ठीक है, रिसीविंग बैंक हैज ऑल द राइट टू रिफ्यूज द पेमेंट इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब इशूइंग बैंक को एक पावर तो है ना, डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट होगी तो वो उसको रिम्बर्स नहीं करेगा। एज सच एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस which proceed negotiation to export document, some of the discrepancy commodity observed are also यहाँ मेंशन करके बताया है। अब देखो, ये जब आप निगोशिएटिंग बैंक के पास लेके जाते हैं तो क्या है, डॉक्यूमेंट की वो स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनी करने के बाद इतने टाइप के अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो बैंक क्या करेगा, उसको रिफ्यूज कर देगा। सबसे पहला है लेट शिपमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ एलसी, एलसी एक्सपायर होने के बाद सबमिट किया। लेट प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इवन द एलसी करेंट, ठीक है, पार्टिकुलरली व्हेन पार्शियल शिपमेंट आर टू बी मेड आफ्टर अ गैप ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सेस ड्रॉइंग देन द एलसी अमाउंट, एलसी अमाउंट से एक्सेस ड्रॉ कर लिया। शिपमेंट मेड फ्रॉम एंड शिप टू पोस्ट अदर देन दोज स्टिपुलेटेड इन एलसी। ठीक है, शिपमेंट मेड फ्रॉम एंड शिपमेंट मेड टू पोर्ट्स, मतलब ये टू अगर है ना, ए से उठ के बी पर जाना है तो ए से उठ के बी पे ही जाएगा, कहीं तीसरी जगह का डॉक्यूमेंट तो नहीं आ गया। पार्शियल शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट इफेक्टेड विच आर नॉट ऑथराइज्ड बाय एलसी, अगर पार्शियल शिपमेंट है या ट्रांसशिपमेंट है, अगर उसमें एलसी के टर्म एंड कंडीशन में मेंशन नहीं है तो नहीं लेंगे। बिल ऑफ लैडिंग, एयरवे बिल नॉट प्रॉपर्ली साइंड, साइन नहीं है, नॉट प्रॉपर्ली डेटेड, डेट नहीं है, एंड नॉट प्रॉपर्ली स्टाम्प, स्टाम्प भी नहीं है। अल्ट्रेशन इफ एनी नॉट प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड, अगर कोई अल्ट्रेशन है तो प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड नहीं है। मोस्टली ऑनवर्ड स्टाम्प नॉट फिक्स्ड ऑन और नॉट ऑथेंटिकेट और डेटेड। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ इनसफिशिएंट एंड इनकम्प्लीट सेट ऑफ बीएल। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज्ड बिल ऑफ लैडिंग, क्लोज्ड बिल ऑफ लैडिंग है, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लैडिंग, शॉर्ट फॉर्म बिल ऑफ लैडिंग व्हेन नॉट परमिटेड इन एलसी। क्लोज बिल ऑफ लेडिंग सबमिट कर दिया, अगर एलसी में टर्म एंड कंडीशन में नहीं लगा हुआ है तो हम नहीं लेंगे। वेरिएशन इन वेट, इनवॉइस एंड वेट लिस्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, वेरिएशन हो गया वेट में। प्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, वेट लिस्ट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लैडिंग, एयरवे बिल which are inconsistent with the each other। इस कहता है इनकंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट अगर दे दिया, अगर कोई इनवॉइस दे दिया, पैकिंग लिस्ट दे दिया, वेट लिस्ट दे दिया, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे दिया, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, बिल ऑफ लैडिंग, ये सब दे दिया, इनकंसिस्टेंट है तो नहीं लेंगे, रिफ्यूज कर सकता है बैंक। इनएडिक्वेट इंश्योरेंस अमाउंट होगा, इंश्योरेंस अमाउंट जो है इनएडिक्वेट होगा, नॉर्मली 115% होता है इंश्योरेंस अमाउंट होते हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्ट में।
प्रेजेंटेशन ऑफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट अनसाइंड, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट क्या है, ये अनसाइंड है, अनस्टाम्प है, ड्रॉन इन डिफरेंट करेंसी अदर देन द करेंसी ऑफ एलसी, एलसी में कोई अगर करेंसी जो मेंशन की गई उसमें ही इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग चार्जेज इन द इनवॉइस प्रेजेंटेड नॉट ऑथराइज्ड बाय एलसी, ठीक है, एलसी की तरह ऑथराइज नहीं किया गया हो। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट हो ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, insufficient number of copies of various document as called in the LC, ठीक है, non submission of certain document as called in the LC, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो एलसी में मेंशन होंगे बट वो सबमिट नहीं किए जा रहे हैं। शिपिंग मार्क्स इन इनवॉइस बिल एंड बिल ऑफ लोडिंग इज डिफर, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, तो क्या करेगा बैंक, रिफ्यूज कर सकता है। कहता है ऑन डेक शिपमेंट व्हेन एलसी डज नॉट स्पेसिफिकली परमिट इट, चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग अगर दे दिया, शॉर्ट शिपमेंट डेट दिया तो बैंक रिफ्यूज कर सकता है। द above discrepancy are commonly found discrepancy and more could be listed based on the LC specific condition. As such, in case of discrepant document being tendered, the negotiating bank should make an effort to get the discrepancy rectified by the exporter. In case of discrepancy, it could either make of payment against the indemnity of the beneficiary or make by payment under the reserve to the beneficiary banker, or obtain the authority of LC opening bank to negotiate the document despite the discrepancy notice, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फिर एक बार कहा है, इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इट कुड आइदर मेक ए पेमेंट अगेंस्ट द इंडेमनिटी ऑफ द बेनिफिशियरी, कर सकता है पेमेंट अगर इंडेमनिटी देता है बेनिफिशियरी, और मेक द पेमेंट अंडर रिजर्व टू द बेनिफिशियरी बैंकर, ठीक है, और ऑब्टेन द अथॉरिटी ऑफ एलसी ओपनिंग बैंक, अथॉरिटी लेटर एलसी ओपनिंग बैंक से लेना है टू नेगोशिएट द डॉक्यूमेंट डिस्पाइट द डिस्क्रिपेंट नोटिस देयर ऑन, ठीक है ना। उसके बाद कहता है डिस्पैच ऑफ एक्सपोर्ट बिल अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, इफ द बिल्स आर ड्रॉन in conformity with the LC term and the bank has negotiated the bill, document submitted to be dispatched to the LC opening bank without delay, ठीक है। अब कहता है एडवांस अगेंस्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन बेसिस, in some cases bills will sent on collection basis either when the export credit limit are fully utilized, in some cases क्या है, bills will sent on collection basis, bills collection basis पे भेजा जाता है either when the export credit limit are fully utilized, अगर कोई क्या है fully utilized हो गया, मान लीजिए कोई लिमिट एक्सपोर्ट क्रेडिट ईपीसी है, अगर ये पूरी यूटिलाइज हो गई है तो उस केस में क्या करते हैं, कलेक्शन बेसिस पर बिल रेज हो जाता है अगर एक्सपोर्टर करता है, और इन केस व्हेन द बिल ड्रॉन अंडर एलसी आर डिस्क्रिपेंट और इवन व्हेन द एक्सपोर्टर हिमसेल्फ रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग द बिल्स फॉर कलेक्शन बेसिस इन ऑर्डर टू डिले द रियलाइजेशन ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फॉरेन करेंसी, ठीक है, इसके के लिए एडवांस अगेंस्ट द बैंक कैन अलाउ एडवांस अगेंस्ट दीज कलेक्शन बिल्स ऑन एक्सपोर्टर एज रूपी फिनेंस विदाउट फिक्सिंग द फॉरेन करेंसी लायबिलिटी, ठीक है, इसके अगेंस्ट में रूपी फिनेंस बैंक कर सकता है। कंसेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी चार्ज फॉर द एडवांस ऑल्सो अप टू द ट्रांजिट पीरियड इन केस ऑफ डीपी बिल, ठीक है, एंड ट्रांजिट पीरियड प्लस यूसांस प्लस ग्रेस पीरियड इफ एनी इन केस ऑफ यूसांस बिल्स, अगर कोई यूसांस पीरियड होता है तो beyond this period the interest rate will be subject to the various prescribed as per the RBI guidelines by the बैंक themselves। कंसेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, कंसेसिव रेट ऑफ आरओआई मिल सकता है, क्या है, अगर कोई डीपी बिल्स है मतलब साइड बिल है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, अगर कोई क्या है ट्रांजिट पीरियड है प्लस यूसांस है प्लस ग्रेस पीरियड है, तो इसमें क्या है इतना दिन तक कंसेसिव मिल सकता है, अगर इन दोनों को पार कर गया, बियॉन्ड अगर उसके हो गया, ग्रेटर देन हो गया, तब क्या होगा, बैंक का इंटरेस्ट रेट बैंक अपने हिसाब से चार्ज कर सकता है। फॉर कंप्यूटिंग द एलिजिबल ट्रांजिट पीरियड एनटीपी, द पीरियड विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एट द ब्रांच फॉर द कलेक्शन। एनटीपी क्या है, जिस दिन से डॉक्यूमेंट ब्रांच में आ गए, रिसीव हो गए, ठीक है ना, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो गए, उस दिन से नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड माना जाएगा। Before extending this facility to the exporter, branch should ensure that they have proper delegated sanctioning power to allow such facility. In some banks, sanctioning advance against collection bills
इज नॉट वेस्टेड विद द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ये तो नॉर्मल चीज है, वो तो लोन पॉलिसी या बैंक की देख लीजिए। एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ठीक है, कंसाइनमेंट बेसिस पर भी एक्सपोर्ट फाइनेंस दे सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, गला ही दुख जा रहा है। अब देखते हैं, गुड्स आर exported on consignment basis for approval and sale abroad and remittance of the sale proceeds by the agent consigning at the risk of exporters, ठीक है। goods are exported on consignment basis पर जाता है for approval and sale abroad and remittance sales proceeds by the agent consigning at the risk of exporter, ठीक है ना, exporter के risk पे जाता है। under such type of exports the sale proceeds are remitted for a part of a good sold, मतलब जो गुड्स बिका उसके पार्ट के रूप में जो सेल प्रोसीड मिला। एंड इन केस ऑफ अनसोल्ड गुड्स, गुड्स आर सेंट बैक टू द एक्सपोर्टर, ठीक है ना। एक गुड्स भेजा उसने, मान लीजिए 100 टन भेजा, ठीक है, ये 20 टन वहां उसको सही अच्छा लगा, ठीक है, ओके, तो 80 टन वापस कर दिया, तो 20 टन का पेमेंट हो गया, 80 टन फिर वो रिटर्न हो गया, तो खाली हो गया। तो ये क्या है, रिस्क है इसमें। तो the overseas branch correspondent bank is instructed to deliver the document of the title goods to the consignee against trust receipt। ट्रस्ट रिसीट का अगेंस्ट में ओवरसीज में जो ब्रांच है, correspondent बैंक है, उसको कहा जाता है कि ये जो एक डॉक्यूमेंट है, आप एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अगेंस्ट द ट्रस्ट रिसीट इशू करने की। एडवांस ग्रांटेड अगेंस्ट द एक्सपोर्ट बिल कवरिंग goods sent for consignment basis will be liquidated from the remittance of the sale proceeds within the 6 month of date of shipment। 180 दिन, वही 180 दिन date of shipment, confirming the exchange control regulation। in case of export through approved Indian owned warehouse abroad, the time limit for realization will be 15 month, ठीक है ना। अगर इंडियन वहां पे है तो 15 month टाइम रियलाइजेशन होगा। Advance against undrawn balance, advance against undrawn balance in certain line of export trade, it is a practice of exporter to leave a part of amount unpaid, ठीक है ना। एक्सपोर्टर की क्या आदत होती है, unpaid for a some time or undrawn balances, ठीक है ना, which is settled by the buyer after satisfying himself about the weight, quantity, etc on arrival of and inspection of और एनालिसिस ऑफ गुड्स, ठीक है। इन अ सर्टेन लाइन ऑफ एक्सपोर्ट ग्रेड, कुछ जो एक्सपोर्ट ग्रेड का एरिया है, इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर की एक प्रैक्टिस है टू लीव द पार्ट ऑफ अमाउंट अनपेड। क्या करता है, पार्ट ऑफ अमाउंट क्या है, अनपेड छोड़ देता है या समटाइम्स अनड्रॉन बैलेंस कर देता है, विच इज सेटल्ड बाय द बायर। किसके द्वारा सेटल होता है, बायर के द्वारा, आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द वेट, क्वांटिटी, ईटीसी, ठीक है। ऑथराइज्ड डीलर कैन हैंडल सच बिल्स प्रोवाइडेड द अनड्रॉन बैलेंस is in conformity with the normal level of balance left undrawn in the particular line of export gate, subject to the maximum 10% of full export value। 10% of full export value के बराबर बैंक कंसीडर कर सकता है। The exporter should give an undertaking that he would surrender the account for the balance of the proceeds within the period prescribed for the realization। A proper follow-up should be made for realization of the undrawn balance। Advance against undrawn balance can be made at a concessive rate of interest for a period of 90 days। 90 days के लिए concessive period, आपको concessive rate of interest मिल सकता है with a specific margin held for such advance in view of the likelihood of the some part of the undrawn balance usually being deducted for quality काम reduction VTC, ठीक है, क्लेम। सॉरी, नेक्स्ट है एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट में भी बैंक एडवांस कर सकता है। इन केस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, पार्टिकुलरली इंजीनियरिंग आइटम जो है ना, इसमें डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर, ठीक है, इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल प्राइस। इंटरनेशनल प्राइस के रिलेशन में क्या है, इंजीनियरिंग आइटम्स के रेट जो है ना, डोमेस्टिक कॉस्ट जो होती है प्रोडक्शन की, वो हायर होती है, ड्यू टू विच द एक्सपोर्टर सच commodity are given support from the government to make them competitive in overseas market, ठीक। The government of India and other agency provide export incentive under the export promotion scheme
दिस कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी नोन एज ड्यूटी ड्रॉबैक। मैंने कहा था कस्टम से जो ड्यूटी आपकी चार्ज होती है, एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है ना, गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देती है, तो उसे ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। विद द इवेंट एडवेंट ऑफ जीएसटी फ्रॉम द 1 जुलाई 2017, नाउ द एक्साइज एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी आर subsumed under the GST. Hence 1 जुलाई 2017 onwards, the duty drawback would consist a refund of GST also. GST also. Bank may grant post shipment advance to the exporter against duty drawback entitlement and covered by ECGC guarantee as provisionally certified by the custom authority pending final sanction for payment. Duty drawback के अगेंस्ट में बैंक क्या है, फिनांस कर सकते हैं। द एडवांस अगेंस्ट द ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल्स कैन आल्सो बी मेड अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी ऑफ द शिपिंग बिल कंटेनिंग द EGM नंबर, ठीक है, issued by the custom department, ठीक है। While necessary, the financing bank may have the lien noted in the designated bank arrangement may be made with the designated bank to transfer the fund of the financing bank as when duty drawback is credited to the custom। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अदर कंडीशन। The concept of normal transit period is applicable to the export bill by calculating the due date or notional due date, ठीक है ना। The NTP allows presently 25 days for all foreign currency export bills. The notional due date as such demand will be 25 days from the date of handling, or usance bill it shall be usance period plus 25 days, usance plus 25 days, ठीक है। साइट के केस में क्या होगा, साइट प्लस 25 डेज, मतलब जिस दिन आपने सबमिट किया उस दिन से 25 डेज, तो इसको हम NTP बोलते हैं, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। बैंक अलाउड कंसेशनल ROI on export bills up to notional due date, ठीक है, of the bill calculated on the basis of tenor of the bill and the NTP, ठीक है। As such, the demand bill post shipment finance is post shipment advance is allowed at concessional ROI period up to NTP of the bill, while the usance bill the advance of concessional rate is allowed transit period plus usance plus grace period if any, but the any case not exceeding maximum 365 days from the date of shipment। यूसांस के केस में क्या होगा, यूजांस के केस में 365 डेज से ज्यादा की पीरियड नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल है, ए साइड विल ड्रॉन ऑन USD सबमिटेड टू द बैंक ऑन 1 जुलाई 2017, NTP allowed will be 25 days and notional due date NDD of the bill 25 जुलाई। The advance will be allowed at concessional ROI for 25 days, 25 days के लिए concessional रहेगा, after which the bill advance will be treated as overdue। Similarly, in case of 90 days usance bill in GBP tendered on bank 1 जुलाई 2017, the NTP will be 25 days plus 90 days, that is 23/17, considering that no grace period is allowed, ignoring holidays। In case of fixed due date export bill, where due date is linked to the due date of bill of exchange or the bill of lading shipment document, no normal transit period is allowed, ठीक है। As the actual due date is already available, can be computed beforehand. In such cases, the period of concession advance will be also be calculated likewise। अब कहता है क्वांटम ऑफ फिनांस, कितना फिनांस हो सकता है। इन केस ऑफ पोस्ट शिपमेंट एडवांस नॉर्मली नो मार्जिन मेंटेन्ड, बिल ड्रॉन अंडर LC, हाउएवर द बैंक टेंड टू कीप ए स्मॉल मार्जिन ऑफ 10%, 10% मार्जिन रखती है इन ऑर्डर टू फिनांस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द एक्सपोर्टर। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बिल परचेज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई एक्सपोर्ट बिल है, परचेज अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट है, फर्म ऑर्डर है, सम बैंक प्रिस्क्राइब सर्टेन अमाउंट ऑफ द मार्जिन रेंजिंग फ्रॉम 10 to 25% डिपेंडिंग अपॉन द एडिशनल सिक्योरिटी अवेलेबल, टाइप ऑफ बिल, DP और DA, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपोर्टर, वैल्यू कंसेशन ETC, ठीक है, कनेक्शन ETC। अब आता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, ओवरड्यू बिल्स। ऑल एक्सपोर्ट बिल कितने दिन में क्रिस्टलाइज हो जानी चाहिए, ऑल एक्सपोर्ट बिल ड्रॉन इन द फॉरेन करेंसी परचेज्ड, डिस्काउंट और नेगोशिएटेड enter into the forward foreign currency position of the bank and the liability exporter is to be realized in same by the given due date and deliver the foreign currency to the bank। मतलब ड्यू डेट पर इसको क्रिस्टलाइज हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ नॉन रियलाइजेशन एक्सपोर्ट बिल्स, अगर कोई एक्सपोर्ट बिल नॉन रियलाइज पड़ जाता है या रह जाता है गिवन ड्यू डेट पे,
तो फॉरेन करेंसी लायबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टर वुड कंटिन्यू, उसकी कंटिन्यू रह जाती है till the bill is realized and liability is converted into home currency in Indian rupees or in case the liability fixed or exporter. ठीक है, as such restrict the period of uncertain liability. FDI rules provide the crystallization or conversion of exporter foreign currency liability into rupee liability as per the AD bank owned policy. ठीक है ना, ये बैंक की पॉलिसी के अनुसार है। कोई बैंक की पॉलिसी होगी कि अगर कोई बिल ओवरड्यू हो जाता है, बिल ओवरड्यू हो जाता है कब, एनटीपी के बाद, फिर भी वो अगर लिक्विडेट नहीं होता है तो वो क्या है, उसको जो है ना क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा, मतलब उसको फॉरेन एक्सचेंज को हटा के उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा रूपी में एडी द्वारा। ठीक है ना, और ये कितने दिन में करना है, ये एडी को डिसाइड करना है। बैंक हैव नाउ बीन गिवन फ्रीडम टू डिसाइड द नंबर ऑफ डेज टू बी अलाउड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल। ठीक है, ये बैंक के ऊपर है कि बैंक कितने दिन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल के लिए डिसाइड करता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ commodity, currency of export and nature of transaction. As such, bank can now allow different period of crystallization of export bill customer depending upon the variety of factors. अब कहता है एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी with a view to make credit available to the exporter of internationally competitive interest rate. Bank in India have permitted to extend export credit in foreign currency to the exporter client at LIBOR. बैंक जो है ना फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट क्रेडिट दे सकता है, वो क्या किससे लिंक होगा, LIBOR लिंक होगा, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। अब आता है PCFC, प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, PCFC can be allowed to exporter in foreign currency and being allowed in INR. ठीक है, PCFC क्या है, FC में भी आप दे सकते हैं, फॉरेन करेंसी में भी दे सकते हैं। एक मिनट, PCFC जो होगा, PCFC प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी, ये आपको INR और फॉरेन में भी दे सकते हैं। ठीक है, the BCFC can be allowed in USD, pound sterling, euro and Japanese yen out of foreign currency balance available with the bank in EEFC account, FCNRB account, RFC account, RFCD account, or from borrowing from the other bank correspondent abroad from the line of credit arranged for the purpose, also by generating the foreign currency fund from the rupees. बैंक क्या कर सकता है, PCFC दे सकता है जो उसके पास फंड अवेलेबल है, कहाँ पे, EEFC अकाउंट में, RFC में, RFCD में और FCNR में। जो फंड्स इसके पास अवेलेबल हैं उसके उसके रिस्पेक्ट में वो PCFC दे सकता है। ठीक है, अगर नहीं है तो बाहर से प्रोक्योर करके भी दे सकता है, या बोरिंग करके भी दे सकता है, या क्रेडिट अरेंज करके भी दे सकता है। जब PCFC कैन बी अलाउड इनिशियली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 डेज। PCFC जो होगा उसका मैक्सिमम पीरियड क्या होगा, PCFC की जो मैक्सिमम पीरियड होगी वो 180 दिन के लिए होगी। ठीक है, फर्दर एक्सटेंशन कैन बी कंसिडर एज द केस ऑफ रूपी PCL। ठीक है, the spread for the pre-shipment credit in foreign currency is related in international reference rates such as LIBOR, Euro LIBOR, Euribor, and maximum permissible spread over the LIBOR, Euro LIBOR, Euribor is advised by the RBI from time to time। ठीक है ना, कहता है स्प्रेड क्या होगा, फॉरेन करेंसी का इंटरनेशनल रेफरेंस रेट से लिंक होगा, लेकिन वो आरबीआई के पॉलिसी के अनुसार जो है ना टाइम टू टाइम बैंक को बताती रहती है। The amount of PCFC allowed can be utilized for domestic input or import. In case of domestic input, the foreign currency loan is converted into rupee, while the other case, the amount so disturbed can be remitted directly to the overseas supplier. PCFC is to be liquidated by discounting foreign currency bill under the EBR scheme। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंट अब्रोड, EBR जिसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंट। ठीक है ना, अब्रोड के लिए EBR स्कीम इज स्कीम टू फिनांस एक्सपोर्ट बिल्स इन फॉरेन करेंसी। एक्सपोर्ट बिल कोई अगर फॉरेन करेंसी में है
and its equivalent in foreign bill purchase, foreign bill discount और FBN, foreign bill negotiated under the rupee finance। तो ये एक्सपोर्ट बिल जो इस टाइप के हैं तो उसके लिए EBR स्कीम है। एज द केस ऑफ PCFC, EBR कैन अलाउड बाय बैंक आउट ऑफ ओन फंड। बैंक क्या है, अब उसमें PCFC में क्या था, बैंक जो है ना उसके पास अवेलेबल जो भी बैलेंस होते थे, चाहे वो RFC में हो, सॉरी EEFC में हो, एक मिनट बॉस, RFC में हो, RFCD में हो, ठीक है, EEFC में हो और FCNR में हो, ठीक है, इसमें जो भी फंड्स अवेलेबल थे उससे दे सकता था, ठीक है, अपनी फंडिंग दे सकता था, या अगर नहीं था तो बैंक से किसी दूसरे बैंक से टाई अप पे दे सकता था, टाई अप लेके उससे बोरोइंग करके दे सकता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक बैंक के पास सहूलियत है कि बैंक जो है ना अपने ओन फंड से ये EBR को दे सकता है, एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग को ओन फंड से। Generating foreign currency fund from swaps as also by arranging bankers acceptance facility BAF from the overseas bank। overseas बैंक से क्या है, ये banker acceptance facility के थ्रू borrowing करके दे सकता है अपनी। EBR can allowed for maximum 180 days, maximum period क्या होगा, maximum 180 दिन का होगा, ठीक है। At LIBOR related rates, the maximum permissible spread over the LIBOR, Euro, Libor, Euribor is advised by RBI from time to time, ठीक है ना, to charge the interest rate on his advance as per the RBI norms। The proceeds of the bill handled under the EBR, जो भी बिल हैंडल किए जाएंगे उसके प्रोसीड्स जो होंगे, सो डिस्काउंट और परचेज और नेगोशिएटेड वुड गो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ PCFC। PCFC के एडजस्टमेंट में यूज होगा इफ एनी taken against the particular order of LC, ठीक है। If no PCFC has been taken by the exporter, the foreign currency amount can be converted at prevailing TT buying rate। किस पे कन्वर्ट किया जाएगा, एक तो मान लीजिए कि अगर उसके पास उसको EBR उसने लिया हुआ है और जो बिल्स हैंडल हुए EBR के अंदर, उससे क्या है जो लोन है वो एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, PCFC लिमिट एडजस्ट की जाएगी। इन केस अगर वो नहीं है तो क्या करेगा, उसका TT बाइंग रेट लेके TT बाइंग रेट पर उसको डिस्काउंट करके उसके रूपी अमाउंट जो है ना एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बैंक आर परमिटेड टू अलाउ एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी आउट ऑफ देयर फॉरेन करेंसी लायबिलिटी FCNR EEFC as also to resort borrowing fund from overseas correspondent। अब कहता है विदाउट एनी सीलिंग, बैंक कैन ऑल्सो बोरो फंड फ्रॉम द लोकल इंटरबैंक मार्केट फॉर द पर्पस। बैंक आर ऑल्सो अलाउड टू जनरेट फॉरेन करेंसी फंड बाय अंडरटेकिंग रूपी फॉरेन करेंसी स्वैप। अब एक है गोल्ड कार्ड status for the exporter based on the indication made by the government Ministry of Commerce and Industry in the foreign trade policy 2003-4, ठीक है, to launch a gold card scheme for creditworthiness exporter with a good track record for easy availability of export credit on the best terms। The RBI in consultation with the selected bank and exporter has drawn up एफएस गोल्ड कार्ड स्कीम, ठीक है, गोल्ड कार्ड स्कीम। गोल्ड कार्ड स्कीम क्या है, इसका सिंपल सा है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपोर्टर द गोल्ड कार्ड होल्डर would enjoy simpler and more efficient credit delivery mechanism in the recognition of a good track। गोल्ड कार्ड क्या है ना, गोल्ड कार्ड एकदम सिंपल सा, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा चलिए देखता हूँ। द साइलेंट फीचर्स क्या है, ऑल क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग दोज स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स विथ गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। वुड ऑल्सो एलिजिबल फॉर इशू गोल्ड कार्ड बाय द इंडिविजुअल बैंक एज वेल द क्राइटेरिया ऑफ लेड बाय डाउन बाय द लेटर। Gold card under the scheme may be issued to eligible exporter including those in a small medium sectors who satisfy the laid down condition। The scheme will not be applicable for the exporter blacklisted by ECGC। अगर ECGC से blacklist है तो उसको लागू नहीं होगा। और having overdue bills in 10% in the previous 10% अगर ECGC का बिल ड्यू है, सॉरी प्रीवियस टर्नओवर का बिल ड्यू है तो नहीं देंगे। गोल्ड कार्ड होल्डर एक्सपोर्टर डिपेंडिंग अपॉन their track record and the creditworthiness will be granted better terms for credit including rates of interest than those extended in other exporter by the bank।
applications for the credit will processed based on the simpler norm under the process faster than the exporter. Bank would clearly specify the benefit they would offering gold card holders. ये तो बताना है. The charge schedule and the fee structure respect of the services provided by the bank for the exporter to under the scheme will relatively lower than the provided to the exporter. The sanction of the renewal of the limit under the scheme will be based on the simplified procedure to decided by the bank, taking into account of export क्या है. Turnover and track record of exporter bank may be determined need based financial liberal approach. चलिए ठीक है. In principal limit will be sanctioned for 3 years. ये 3 years के लिए sanction होता है with the provision for automatic renewal subject to fulfillment of term and condition. A standby limit not less than 20% to the assessed value, 20% of the assessed value may be additionally made available on the facility urgent credit need for execution of certain order. In case of exporters, a seasonal commodities, the peak and the peak of level may be appropriately specified. In case of unanticipated export orders, norms for inventory may be relaxed, taking into the account of size and nature of export order. ठीक है. Request form कार्ड होल्डर्स वुड प्रोसेस्ड क्विकली बाय द बैंक विद इन दी 25 डे. अच्छा हाँ, कार्ड होल्डर से जो भी रिक्वेस्ट मिला, रिक्वेस्ट इसको 25 डेज या 15 दिन में और 7 दिन में इसको प्रोसेस करना है. फॉर फ्रेश एप्लीकेशन रिन्यूअल लिमिट एंड एडॉक लिमिट रिस्पेक्टिवली. ये फ्रेश के लिए हो गया, ये रिन्यूअल्स के लिए हो गया, ये एडॉक के लिए हो गया. गोल्ड कार्ड जो होल्डर है ना, अगर कोई रिक्वेस्ट देते हैं तो उसको प्रोसेस करना है. गोल्ड कार्ड होल्डर वुड गिवन प्रेफरेंस इन मैटर ऑफ गारंटिंग द पैकिंग क्रेडिट इन द फॉरेन करेंसी. ठीक है. Bank would consider waiver of collateral and exemption of ECGC guarantee scheme on the basis of card holders creditworthiness and track record. The facility for further addition for the card through supplementary system like ATM, internet banking, ये तो बैंक डिसाइड करेगा. The applicable rate of interest charge under the gold card scheme will not be more than the general rate of export credit in the respective bank. Respective bank में जो general rate of interest है export के लिए उससे ज़्यादा नहीं लगेगा. On the basis of track report, timely realization of export bill will consider for issuance of foreign currency credit card. ठीक है. Bank may ensure the PCFC requirement of gold card holder are met by giving them priority over the non-export borrowers. ठीक. Loans out of their FCNR fund B. Bank will consider granting term loan of foreign currency in deserving cases out of their FCNR RFC. Bank may not grant such loans to the overseas borrowing under the 25% window overseas borrowing. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग यही चैप्टर को कंप्लीट करते हैं. तब तक के लिए आपका थैंक यू. ठीक है. थैंक यू. अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिए. ठीक है. कोई एरर आ रहा है या कोई गलती अगर हो गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. या अगेन वंस अगेन थैंक यू. ठीक है.